सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं अर्थशास्त्र का आपका अध्याय 5, जिसका नाम है उपभोक्ता अधिकार। तो इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, सबसे पहले जाकर फर्स्ट पार्ट को देखकर आइए, तभी जो है आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो अब बात करते हैं चैप्टर की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने जो था पिछले टॉपिक में उपभोक्ता अधिकार के बारे में पढ़ा था, और सुरक्षा सबका अधिकार है, ये जो था इसका पहला पॉइंट था, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं वस्तु और सेवाओं के बारे में, जानकारी यहाँ पर एकत्रित करने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोज़ के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियां पाएंगे। ये जानकारियां उस वस्तु के अवयवों, मूल्य, बेंच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होती है। यानी अब अगर आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी जो है उस पैकेट पर दी जाएगी। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश और उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वस्त्र खरीदेंगे तो धुलाई संबंधी निर्देश प्राप्त करेंगे। यानी हम कुछ भी चीज़ अगर ख़रीदते हैं, कोई भी हम अगर सामान बाज़ार से कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो हम उसके बारे में जो है पूरी जानकारी एकत्रित करते हैं, उसी के बाद जो है उस चीज़ को खरीदते हैं। अगर हम उसके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित नहीं करेंगे तो हमें जो है वो किसी भी चीज़ को खरीदने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं कि वस्तु बनाने वाले को ये जानकारियाँ देनी पड़ती हैं? यह इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं उसके बारे में उस सूचना पाने का अधिकार है। यानी उपभोक्ता, यानी हम जिस वस्तु को खरीदते हैं हमें अधिकार है कि हम उस चीज़ के बारे में जानें, उस वस्तु के बारे में जानें कि हम खरीद क्या रहे हैं, आखिर कहीं हम कोई गलत चीज़ तो नहीं खरीद रहे। तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजे पाने या वस्तु बदलने की मांग कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक उत्पाद खरीदते हैं और उसके खराब होने की अंतिम तिथि के पहले ही वह खराब हो जाता है तो हम उसे बदलने के बारे में कह सकते हैं। यदि वस्तु खराब होने की अंतिम समय सीमा उस पर नहीं छपी है तब विनिर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा। यानी जो अगर मान लो कोई भी चीज़ अगर हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती और वो चीज़ अगर उसके ख़राब आ जाए, यानी उसकी एक्सपायरी डेट है मान लो 5 साल बाद की, और वो जो है अभी एक्सपायर हो गई, अभी उसमें कुछ ख़राबी हो गई, तो जो हम हैं वो उस दुकानदार पर, उस कंपनी पर केस कर सकते हैं कि हमारे जो अधिकार है उनका हनन हुआ है। यहाँ पर डेट जो है वो अलग थी और ये तो आज ही एक्सपायर हो गई और हमारी तबीयत ख़राब हो गई। या फिर किसी पर जो है वो एक्सपायरी डेट नहीं छपी, तो उसके लिए भी हम जो है वो अदालत में जा सकते हैं। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यानी लोग जो है अगर ऐसी दवाओं को बेचेंगे जिनकी जो है वो अंतिम तिथि यानी एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुकी है तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य MRP के द्वारा इंगित किया हुआ होता है। यानी जो MRP होगी उसी के हिसाब से जो है आपको वस्तु मिलेगी। अगर कोई जो दुकानदार है वो वस्तु का जो दाम है उसे बढ़ाता है तो आप उसके खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकते हो। वस्तुतः उपभोक्ता विक्रेता से अधिकतम खुदरा मूल्य MRP से कम दाम वस्तु देने के लिए मोल भाव कर सकते हैं, लेकिन जो हम उपभोक्ता हैं वो क्या कर सकते हैं, वो ये कह सकते हैं उन्हें कि भाई इसका दाम थोड़ा कम कर लो। हम उन्हें कम दाम करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन वो उसका दाम MRP से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। आज सरकार प्रदत्त विविध सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया गया है। यानी सूचना पाने का जो अधिकार है, कब एक्सपायर होगी, इसकी MFG डेट क्या है, MRP क्या है इसकी, और इसका बारकोड वगैरह, अगर आप उसके बारकोड को स्कैन करेंगे किसी भी प्रोडक्ट के तो सारी जानकारी जो है उसके बारे में आ जाएगी। तो इस तरह से जो है जो अदालत है उसने ज़्यादा अधिकार दिए हैं लोगों को, सरकार ने। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है। कब लागू हुआ था आपको ये याद रखना है। और कौन सा कानून था? RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये जो है 2005 को लागू किया गया अक्टूबर में। और जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। यानी ये कानून ये सुनिश्चित करता है कि जो सभी क्रियाकलाप हैं और सभी सूचनाएं हैं वो उस उपभोक्ता को मिले। आरटीआई एक्ट के प्रभाव को निम्नलिखित केसों के द्वारा समझा जा सकता है। यानी अब जो है हम आरटीआई के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो। तो अब जो है हम पढ़ते हैं उसके पार्ट के बारे में कि कैसे जो है आरटीआई काम करती है, आरटीआई का क्या काम है, कैसे हमें वो जानकारी प्रदान करती है। हम इस घटना से क्या समझते हैं? किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु या लिंग का हो और किसी भी तरह की सेवा प्रदान करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। यानी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी तरह की वो सेवा ले रहा हो, उसको हमेशा चुनने का अधिकार है अगर उसके पास विकल्प मौजूद है। यानी उसको पता है कि यार ये दुकान है, ये दुकान है। आप मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि उसे पता है कि उसके पास एक ये दुकान है, एक ये दुकान है, 2 दुकानें हैं उसके पास। तो अब उसकी इच्छा होगी वो उसी दुकान से खरीदेगा ना, जिस दुकान पर कम कीमत में बेहतर सामान मिल रहा होगा वो वहीं खरीदेगा। तो उसके पास क्या होगा? चुनने का अधिकार होगा और उसके पास विकल्प भी होंगे। मान लीजिए आप एक दंत मंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंत मंजन तभी बेचेगा जब आप दंत मंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं है तो अब आप चुनने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। यानी अगर आप जो है वो खरीदना चाह रहे हैं दंत मंजन और आपको जो है वो ज़बरदस्ती ब्रश दे रहा है, तो आपका जो है वो चुनने के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक इसी तरह कभी कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी लेने के लिए दबाव डालता है। इस प्रकार कई बार हमें उन वस्तुओं को खरीदने के लिए भी दबाव डाला जाता है जिनको खरीदने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं होती और तब आपके पास चुनाव के लिए कोई विकल्प नहीं होता। यानी कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कि हम कोई भी चीज़ खरीदे हैं तो अगर हमें जो है उसके हमारे पास विकल्प नहीं होते हैं उस टाइम और हमें जो है वही वस्तु खरीदनी पड़ती है। तो इसलिए जो है विकल्प होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पढ़ते हैं इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। यानी अब जो है उपभोक्ता अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उन्हें न्याय पाना है, उन्हें न्याय चाहिए तो वो कहाँ जाएंगे? उन्हें जस्टिस चाहिए। तो यहाँ पर पढ़ते हैं रेजी मैथ्यू और अभिरामी के प्रकरणों को पुनः पढ़ें जो पिछले अध्यायों में दिया जा चुका है। ये कुछ उदाहरण हैं जिनमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई है। यानी अगर आपने जो है पिछले चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो उनका लिंक भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से उन चैप्टर्स को पढ़ो। उसमें जो है मैंने इन उदाहरणों के बारे में आपको बताया है। उसके बाद जो है तभी आप इन उदाहरणों को समझ पाओगे या फिर आप खुद भी पढ़ सकते हो बाद में बुक से। मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ये कुछ उदाहरण है जिनमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई है। यानी ये जो उदाहरण थे ना, इनमें कुछ ऐसा था कि जो उपभोक्ता थे जो सामान ले रहे थे उनके साथ जो है उनके अधिकारों की अवहेलना की जा रही थी। ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटित होती रहती हैं। इस स्थिति में इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? यानी उनको न्याय चाहिए तो वो कहाँ जा सकते हैं? उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ण निवारण का अधिकार है। यानी एक और अधिकार है जो आपको याद करना पड़ेगा। उनको क्या अधिकार है? क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। इसमें जो है अगर उनके साथ कोई भी शोषण होता है या फिर उनके साथ कोई भी दिक्कत होती है तो वो क्या कर सकते हैं कि वो उनसे पैसे मांग सकते हैं कंपनी वालों से कि आप जो है हमारी क्षतिपूर्ति करो, हमारा जो नुकसान हुआ है उसका पूर्ति करो आप, या फिर जो है हमें दूसरी चीज़ बदल के दो। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। उपभोक्ता उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यानी एक उपभोक्ता केंद्र होता है, उसमें जो है जो भी सामान खरीदने वाला है उपभोक्ता है वो अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है स्वयं किसी वकील के साथ अथवा वकील की सेवा के बिना। या वो किसी वकील के साथ भी वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है या फिर उसके साथ वकील हो या ना हो वो वहाँ पर फिर भी अपनी सेवा को जो उसकी शिकायत है उसे दर्ज करा सकता है। आप ये जानने के लिए इच्छुक होंगे कि कैसे एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। अब हम श्री प्रकाश के मामले को लेते हैं। इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव एक मनी ऑर्डर भेजा। उनकी बेटी को जब इन पैसों की ज़रूरत थी तब पैसे नहीं प्राप्त हुए, यहाँ तक कि महीनों बाद भी नहीं पहुँचे। प्रकाश ने नई दिल्ली के एक जिला स्तर के उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज किया।
पिता थे एक लड़की के, उन्होंने क्या किया कि उनकी बेटी की शादी थी, तो उन्होंने जो है उनका नाम प्रकाश था, तो उन्होंने जो है अपनी बेटी के लिए पैसे भेजे। अब वो पैसे उन तक पहुँचे नहीं, तो यानी अब कंपनी वाले कह रहे हैं कि हमने भेज दिए और वो मनी ऑर्डर द्वारा, लेकिन उनके बेटी के पास तो पहुँचे नहीं। तो अब इसमें क्या हो सकता है? उन्होंने जो कदम उठाए वह सभी विस्तार से नीचे दिए जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि जिला स्तर पर जो है अपनी शिकायत को दर्ज कराया उसमें, और उसके बाद जो है मुकदमा दर्ज किया गया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे जो है यहाँ पर ये प्रकाश जो है वो मनी ऑर्डर से पैसे भेजते हैं और उनके पास ये यहाँ पर फ़ोटो दी गई है। इन फ़ोटो से आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर 4-5 ये फ़ोटो दी गई हैं। उन्होंने जो है यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराया और उन्हें जो है वो फ़ैसला सुनाते, उनके पक्ष में फ़ैसला आया। तो अब आगे बढ़ते हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन के विभिन्न संगठनों के निर्माण से पहल की है, जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। यानी भारत में जो है वो एक उपभोक्ता आंदोलन हुआ, जिन्होंने जो है बहुत सारे संगठनों का निर्माण कर दिया, और उन संगठनों के निर्माण से जो उपभोक्ता हैं वो अपने जो उनके अधिकार है उनका संरक्षण कर सकते हैं, और इसको संरक्षण परिषद नाम से भी जाना जाता है, जो उपभोक्ता अदालत है। ठीक है, ये उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती है कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। बहुत से अवसरों पर यह उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व की भी करती है। यानी आप इसे समझ रहे हो कि जो उपभोक्ता जो संरक्षण परिषद है उपभोक्ता की, वो क्या करती है कि वो उन्हें बताती है कि आप कैसे जो है मुकदमा दर्ज करवा सकते हो, इसके खिलाफ़ कौन सी धाराओं में इसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो सकता है, और जो है उनका मार्गदर्शन करती है। ये स्वयं सेवा संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करती हैं, और इन्हें जो है सरकार जो है पैसे भी देती है, सरकार से इन्हें पैसा भी मिलता है, ताकि ये जो है समाज में जागरूकता फैला सके कि इनके अधिकारों का जो है वो हनन ना हो। यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो अपने निवासी कल्याण संघ का नामपट अवश्य देखा होगा। यदि अपने किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यावसायिक कार्रवाई होती है तो उनकी तरफ से संस्था मामले को देखती है। यानी अगर आप मान लो किसी हाई प्रोफाइल वीआईपी कॉलोनी में रहते हो तो आपने जो है वहाँ पर एक ये परिषद रहता है, निवासी कल्याण संघ जिसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि जो सदस्य हैं, अगर किसी सदस्य के साथ कुछ गलत हुआ है, किसी के आदर को ठेस पहुंची है, किसी के साथ कुछ पैसे को लेकर दिक्कत हुई है, तो ये जो है वो कार्रवाई करता है ये संघ। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे, यानी अब जो है हमने जो पहले पढ़ा था इसी चैप्टर में कोपरा के बारे में, तो हमने जो है उसके बारे में बिल्कुल डिटेलिंग से नहीं पढ़ा था, तो अब जो है हम वो डिटेलिंग से पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके अपना डाउट बता दो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ लिख के बता देना। के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। यानी कोपरा के लिए एक जिला स्तर पर, एक राज्य और एक राष्ट्रीय स्तर पर, यानी इन तीनों स्तर पर जो है वो एक न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर का न्यायालय, जिसे जिला केंद्र भी कहते हैं, 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। राज्य स्तरीय अदालत, जिसे राज्य आयोग कहते हैं, 20 लाख से 1 करोड़ तक के राष्ट्रीय स्तर की अदालत, राष्ट्रीय आयोग 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती है। यानी जो जिला के अंदर की जो अदालत है वो क्या करती है कि वो 20 लाख तक के मामलों को देखती है। अगर कोई 20 लाख तक का मामला है तो उसे पहले जिला स्तर की जो न्यायालय है वो उसे संभालेगा। उसके बाद अगर 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर कोई भी पैसों का विवाद है, कोई उपभोक्ता का विवाद है, तो वो क्या करेंगे कि उसे जो है वो राज्य की अदालत में जो है वो उसे दे दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई 1 करोड़ से ऊपर के, जितना भी आप देखते हो कि अभी नीरव मोदी का जो है वो देश छोड़ के भाग गए हमारे देश से लोन लेके, तो उसका जो है वो कहाँ पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो राष्ट्रीय स्तर की अदालत में जो है उनका केस चल रहा है। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है, जो उपभोक्ता राज्य के स्तर पर न्यायालय और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर की न्यायालय भी अपील कर सकता है। यानी अब मान लो कोई जिला स्तर में हार गया कोई उपभोक्ता, तो वो क्या कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो जिला स्तर में हार गया तो वो जिला स्तर के बाद कुछ कर ही नहीं सकता, वो जो है उसके बाद राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर न्यायालयों में जा सकता है। इस प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय के प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया है। यानी ये सब जो हो रहा है, जो न्यायालय हमारे पक्ष में रहता है हमेशा अगर हम सही हैं तो न्यायालय हमारे पक्ष में रहेगा। लेकिन जो है ये व्यवस्था एकदम ठीक है कि अगर मान लो हम जो है वो जिला स्तर पर हार जाते हैं तो हम राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अपील कर सकते हैं। अब जो है हमें बताया गया यहाँ पर जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए जो
आवश्यक बातें हैं, यानी जो ज़रूरी बातें हैं कि हम जागरूक उपभोक्ता कैसे बन सकते हैं। अगर हमारा शोषण कर रहा है कोई, तो हम उसके खिलाफ कैसे आवाज़ उठा सकते हैं, इस बारे में हमें कुछ आवश्यक बातें बताई गई हैं। जब हम विभिन्न वस्तुओं और सेवाएं खरीदते वक्त उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे, तब हम अच्छे और बुरे में फ़र्क करने तथा श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत होती है। हम अपने अधिकार को प्रति सचेत कैसे हों। निम्नलिखित पृष्ठ और पहले के पृष्ठों के विज्ञापन को देखें, आप क्या सोचते हैं। यानी इसमें कहा गया है कि हम जो है वो कैसे अपने अधिकार हैं जो हैं, हमें जो है उनके खिलाफ सचेत रहना होगा। अगर मान लो कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो हमें जो है हमें पता होना चाहिए कि वो हमारे साथ गलत कर रहा है, हमें एकदम तैयार रहना चाहिए। अगर मान लो हमें पता ही नहीं वो हमारे साथ गलत कर रहा है, तो इसलिए हमें थोड़ा जो है एजुकेटेड भी होना चाहिए, थोड़ा पढ़ा लिखा भी होना चाहिए हमें, और हमेशा सचेत रहना चाहिए। कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है। यानी कोपरा क्या था, जहाँ पर जो है वो त्रिस्तरीय की जो थी वो न्यायालय थे, एक जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। जो आप जो विज्ञापन देख चुके हैं वह एक उदाहरण है जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अवगत कराती है, जिसका वह प्रयोग कर सकें। अपने टेलीविज़न चैनलों पर ऐसे विज्ञापन देखे होंगे। यानी सरकार ने जो है एक बेंच तैयार कर रखी है कि कोई भी जो है वो गलत ऐड को नहीं दिखा सकता है। अगर उनका जो है प्रचार अगर वो कर रहे हैं तो उनके प्रोडक्ट में भी वही चीज़ होनी चाहिए, तभी जो है वो उस चीज़ का प्रचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर थोड़ा सा ही रह गया है, ये ज़्यादा नहीं है चैप्टर। अब जो है हमारा अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में। यानी उपभोक्ता जो आंदोलन था वो आगे कैसे बढ़ा, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। 24 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जो 24 दिसंबर है वो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय है। यानी भारत उन देशों में से एक है जहां पर जो है उपभोक्ता के लिए भी न्यायालय और कानून बने हुए हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूहों की संख्या और उनकी कार्यविधियों के मामले में कुछ तरक्की की है। यानी भारत जो है वो लगभग प्रत्येक देश से आगे है। किस चीज़ के मामले में, उपभोक्ता के मामले में। उपभोक्ता आंदोलन, उपभोक्ता के लिए न्याय, उनके जो है उनके अधिकार, इस सब में भारत जो है वो बहुत अधिकतर देशों से आगे है। आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं, जिनमें से केवल 20-25 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त हैं। यानी 700 से ज़्यादा जो है वो उपभोक्ता संगठन मौजूद हैं जो हमारे अधिकार हमें दिला सकते हैं, लेकिन सरकार ने जो है उनमें से 20 से 25 को ही है वो मान्यता मान्यता उन्हें दे रखी है। फिर भी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे अदालती कार्रवाई में शामिल होने और आगे बढ़ने आदि में काफ़ी समय लेते हैं। लेकिन जो है ये जो उपभोक्ता संगठन होते हैं ये बहुत खर्चीले होते हैं, इनके खर्चे बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि इनमें जो है वो बहुत सारे लोग होते हैं, इनमें कोई एक बंदा नहीं होता। तो उन बंदों को सैलरी देने के लिए कुछ भी उन्हें जो है अगर चाहिए, अगर उन्हें केस लड़ना है तो उसके लिए भी उन्हें पैसा चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है वो खर्चीले होते जा रहे हैं ये जो उपभोक्ता संगठन है। और उसके बाद कई बार जो है उपभोक्ता संगठन भी हमारी मदद जो है वो नहीं कर पाते और हमें जो है वो वकीलों की सहायता लेनी पड़ती है। होने और आगे बढ़ने आदि में काफ़ी समय लेते हैं। यानी ये जो है बहुत टाइम लग जाता है अगर हम जो है इस तरह से अपने अधिकारों को मांग करते हैं। अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता। इसके अलावा बाज़ार में अधिकांश खरीदारियां छोटे फुटकर दुकानों से होती हैं। यानी जो है अगर मान लो किसी ने आपको कोई गलत चीज़ दे दी तो वो तो बाद में मना कर देगा कि भाई हमने आपको तो ये चीज़ दी नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई पक्का बिल नहीं है उसके खिलाफ। अधिकतर लोग जो होते हैं वो पक्का बिल दुकान से या फिर स्टोर से नहीं लेते हैं। और अधिकतर उससे भी ज़्यादा जो लोग रहते हैं नॉर्मल बंदे, वो क्या करते हैं कि वो किसी ठेले वाले से, किसी फुटकर दुकानों से जो है वो चीज़ें खरीद लेते हैं जिनके पास पक्की रसीदें नहीं होती। दोषयुक्त उत्पादों से पीड़ित उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर मौजूद कानून भी बहुत स्पष्ट नहीं है। कोपरा के अधिनियम के 30 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानून के लागू होने के बावजूद खास तौर से संगठित
क्षेत्र में कमज़ोर है, यानी असंगठित क्षेत्र जिसमें मजदूर वर्ग के लोग आते हैं जिनकी नौकरी पक्की नहीं होती, उनके लिए जो है ये बहुत ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है। इस प्रकार बाज़ारों के कार्य करने के लिए नियम और विनियमों का प्राय पालन नहीं होता, और जो नियम बनाए हैं सरकार ने, जो इन संगठनों के नियम हैं उनका जो है पालन सही से नहीं हो पाता। फिर भी उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका और अपना महत्व समझने की ज़रूरत है। यह अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है, यानी अगर सब उपभोक्ता एक साथ मिलकर जो है भागीदारी करें उस आंदोलन में, तो जो उपभोक्ता आंदोलन है वो बहुत प्रभावी हो सकता है। इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी से युक्त संघर्ष की ज़रूरत है, यानी इसके लिए जो है हम सबको मिलकर संघर्ष करना होगा, कोई एक बंदा जो है वो इसे नहीं बदल सकता। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में इतना ही, ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो गया है। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।